ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उच्चतम न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जारी रखने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को सही माना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की पीठ ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला देते हुए 103वें संविधान संशोधन को वैध बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। जगदीश उपासने जी, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण फैसला है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। देखिए, जो गरीब बेसिकली ये गरीब है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसके लोगों को ये आरक्षण है और उसमें भी एक सीमा रखी गई है। हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। 2019 में जब ये कानून बनाया गया और उसमें ये 103वां संशोधन हुआ है तो संविधान में उसमें ये कहा गया था कि 8 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आय है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको शैक्षणिक संस्थानों में और केंद्र सरकार की शुरुआती नियुक्तियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। बाद में जब एक अन्य मामले में इंदिरा साहनी केस में जब मेडिकल की पीजी सीटों के मामले में जब चैलेंज किया गया इसको, तो एक हलफनामा दायर किया केंद्र सरकार ने और कहा कि ये जो आर्थिक आधार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 8 लाख आधार आपने कैसे तय किया, तो उसके लिए केंद्र ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जिसने कहा कि ये 8 लाख का आधार मान्य है, लेकिन अगर किसी की कृषि भूमि है या और कोई जमीन जायदाद है तो ईडब्ल्यूएस कोटे में वो नहीं आएगा। जो 8 लाख से नीचे की कमाई साल भर में करते हैं उनको इस कोटे में 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, अभी तक अपने देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और उसके बाद ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ही और इसको 50% तक एक सीमा इसकी बांधी है। हालांकि उसका उल्लंघन बहुत होता है और उसको चैलेंज भी किया जाता है। कई हाईकोर्ट उसको रद्द कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि जो 10% आरक्षण देश के गरीबों को दिया गया है, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो पिछड़े वर्ग में नहीं है, न अनुसूचित जाति वर्ग में है, न अनुसूचित जनजाति वर्ग में है, उनको सामान्य कैटेगरी में मान लिया गया कि वो सब अमीर हैं। तो वो अमीर नहीं है, बेसिकली वो गरीब लोग हैं। मोदी सरकार ने उन गरीबों की सुध ली है। वो अंत्योदय मोदी सरकार जो कार्यक्रम है, जो उनकी नीति है, वो उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि भाई इस गरीब वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो भले ही जाति से उच्च वर्ण के हों, सवर्ण हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमजोर है, इसलिए उनको ये आरक्षण दिया गया। मैं मानता हूं कि देश में इससे जो सवर्ण वर्ग के जो गरीब लोग हैं, सचमुच गरीब हैं, जो दिहाड़ी पर अपना काम चलाते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी आबादी देश की इसकी लाभान्वित होगी। उपासने जी, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जो है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये उसी दायरे में ही है या उससे बाहर जाकर ये दिया जाएगा? देखिए, इसमें जो अभी तक जो समाचार मिले हैं तो उसमें जो जिन 3 जजों ने इसके पक्ष में निर्णय दिया है उनमें से एक जज माहेश्वरी और उनके साथ दूसरी जज भी और डॉक्टर जस्टिस पार्डेवाला भी उनसे सहमत है कि ये कोई इनफ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो 50% की सीमा है और ये आरक्षण जो है वो परमानेंट नहीं है। ये जज सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट भी बोल चुका है। तो ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, यानी मोड़ी नहीं जा सकने वाली चीज नहीं है ये सीमा। और अगर जरूरत है गरीबों को देने की तो ये आरक्षण दिया जाना चाहिए और ये इसीलिए जायज। जब ये फैसला हुआ था और संविधान पीठ पर जाने से पहले याचिकाकर्ता जो इस केंद्र सरकार के जो संविधान संशोधन 103वां जब किया था तो इसके खिलाफ याचिकाकर्ता अदालत में गए और वहां पर उन्होंने जो ये सवाल उठाया और उसमें सवाल उनका यही था कि उच्चतम न्यायालय ने 1992 में जो निर्धारित की थी आरक्षण पर 50% की सीमा, उस राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार किया जा सकता है और इसने संविधान के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है।
दो चीजें हैं इसमें। जो इंदिरा साहनी केस में जो सीमा 50% आरक्षण की तय की थी, वो इस फैसले से साफ हो गई है कि वो मोड़ी जा सकती है। उससे आगे बढ़कर 10% आरक्षण दिया जा सकता है, ये संवैधानिक पीठ ने तय कर दिया है। उनकी जजों की, तीनों जज जो उनके पक्ष में फैसला देने वाले हैं, उनकी टिप्पणियां यही बताती हैं और ये लिखित टिप्पणियां हैं, उनके जजमेंट का हिस्सा है, तो ये कानूनन मान्य है। दूसरा, ये बुनियादी ढांचे वाला जो मामला है वो केशवानंद भारती केस है, जो 1973 में सेटल हुआ था। 68 दिन की टोटल सुनवाई में ये केस सेटल हुआ था। केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार का था और उसमें जो उनके मठ की जमीन है उसके लिए केरला सरकार ने 2 ऑर्डर निकाले थे उसके भूमि के प्रबंधन के लिए। उसके खिलाफ केशवानंद भारती को आर्टिकल 26 के तहत ननी पालकीवाला, फलियस नरीमन और सोली सोराबजी, देश के 3 बड़े वकील उनके पक्ष में खड़े हुए थे और उस पक्ष में सबसे बड़ी अदालत उस समय संविधान पीठ बैठी थी 13 जजों की, जिसमें 7-6 के बहुमत से, और उसने केशवानंद भारती के मामले में फैसला सुनाया था कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा, ये बुनियादी ढांचा की कल्पना कि संविधान में HR खन्ना ने उसको स्पष्ट किया था, उस समय के जो जज थे उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान में अनुच्छेद हैं, बहुत से उपबंध भी हैं, धाराएं भी हैं, लेकिन संविधान में कुछ संवैधानिक सिद्धांत हैं और वैल्यूज हैं जो किसी भी फैसले के तहत नहीं बदले जा सकते। इस फैसले का जो असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हुआ वो ये हुआ, और जो डर उस समय सरकारों में आया वो ये कि संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संसद से पास हुए कानूनों पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने का अधिकार मिल गया है। सरकारों ने उसको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन केशवानंद भारती केस बेसिकली मूलभूत अधिकारों के हक में दिया गया फैसला माना जाता है और उसका भी एक बेसिस है। गोलोकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का एक फैसला है जिस केशवानंद भारती केस में, उसमें से कई निर्णय रद्द किए, कई टिप्पणियां रद्द की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो भी कोई आघात करता है उसका रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से ये भी जाहिर हुआ कि भारत की चुनी हुई संसद, कई बार जो आभास लोगों के राजनीतिक नेताओं में गया कि क्या हम गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक्ट पास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक्ट नहीं पास करते, लेकिन संविधान की मूल आत्मा, संविधान का मूल आधार जो है उसको बचाए रखने का काम हमारा है और वो हम जरूर करेंगे। केशवानंद भारती केस अनेक केसों में रिफर होता है क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है और ऐसा जजमेंट दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ है जिसने संविधान की मूल आत्मा क्या है वो बताया गया है, संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है वो बताया गया है। इस जजमेंट में जिन जजों ने और फैसला हक में दिया है 10% आरक्षण के, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसकी जो मूल स्पिरिट है उसको आगे बढ़ाता है। सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है केंद्र सरकार का, क्या ये फैसला उसे और मजबूती देगा, आगे बढ़ाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आरक्षण हमेशा चलने वाली व्यवस्था नहीं, लेकिन आपको समाज का जो वर्ग वर्षों से, बल्कि कई तो पीढ़ियों से और गरीब बना हुआ है, पिछड़ा बना हुआ है, न उसके पास शिक्षा है, न उसके पास में विकास की कोई धारा पहुंची हुई है, न उसके पास में हेल्थ की सुविधाएं हैं, न उसके पास में खाने पीने का अच्छा कोई व्यवस्था है, उन तक आज सरकारें पहुंच रही है। ये जो मोदी सरकार का जो मूल लक्ष्य है, इस सबका साथ सबका विकास, और कोई वर्ग इसमें ऐसा न रहे कि वो देश तो 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लोगों के घरों में अंधेरा है, अब ऐसा नहीं है। ऐसा जो विकास है पिछले 10 सालों में हम लगभग देखते हैं वो सर्वांगीण विकास है। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा मोदी सरकार ने दिया था वो सिर्फ नारा नहीं है, हम उसको चरितार्थ होता देखते हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता हुआ देखते हैं। जगदीश उपासने जी, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उच्चतम न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जारी रखने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।